हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है जो कि आर ओ की है, जिसको आप रिव्यू ऑफिसर और ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये भर्ती बहुत दिन से पेंडिंग थी, बहुत दिन से वेटिंग में थी, आने वाली थी लेकिन आ नहीं पाई, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग देख पा रहे होगे कि जो ये इसकी वजह से यहाँ पे जो लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी वजह से ये थोड़ी पेंडिंग में थी। ये एजेंसी आपकी भर्ती कराएगी जो कि हाई कोर्ट की होगी, ARO की। तो इस भर्ती के सभी चरण को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, फार्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फार्म फीस क्या है, उम्र में छूट कितनी है, OBC SC ST को एज में कितना छूट है, OBC SC ST की वैकेंसी कितनी है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको 10% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों को हम लोग एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ साथ आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये भी होगा कि ARO में O लेवल जो है उसको कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, CCC माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आप देखोगे कि सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें बता देते हैं कि इसमें जो इंट्रोडक्शन हम लोग इसका देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे वैकेंसी कितनी है, फिर रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि प्री होगा, मेंस होगा, क्या नहीं होगा, वो सब आप देखेंगे। मार्किंग स्कीम क्या होगी, आंसर की चैलेंज हम कर सकते हैं पेपर देने के बाद या नहीं कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं तो नंबर कैसे मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आपके नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा, फ़ीस जमा करने का मेथड ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आगे हम देखेंगे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भर्ती आई है ARO की, इसका जो है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की देख रहे हैं आप, फिल करने की डेट है 17 अगस्त। इट मीन्स कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है कल से, और 16 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल करने की आखिरी तारीख है। इसका मतलब 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस प्रेस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि 17 सितंबर तक। ये जो 17 सितंबर आप देख रहे हो, इस पर आप लोग 17 सितंबर तक लास्ट डेट है आपकी फ़ीस जमा करने की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ARO के लिए फ़ीस का जो सिस्टम है, तो आप देख रहे हैं कि ARO और ARO दोनों के लिए ही OBC और जनरल, इन दोनों ही कैटेगरी के लिए 800 रुपये फ़ीस रखी गई है, और इसके अलावा SC और ST के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। आगे इसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो अदर एक्टिविटी में आप देख रहे हो कि ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एन एप्लीकेशन। अगर आपके फार्म में कोई गलती हो जाती है, कोई वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो रिव्यू ऑफिसर ARO के लिए जो है 18 सितंबर से 21 सितंबर तक ये समय आपको मिलेगा। आप अपने फार्म को सही कर सकते हैं, उसमें करेक्शन को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और सेम टाइम आपको ARO के लिए भी दिया जाएगा कि 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक अगर आपके फार्म में बाई चांस एज को लेके, कैटेगरी को लेके कोई समस्या हो गई है, तो उस स्थिति में आप अपने फार्म को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको 18 सितंबर 2021 से लेकर 21 सितंबर 2021 तक का समय आपको दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया कि फार्म कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फार्म भरने की फ़ीस OBC की और जनरल की कितनी है, SC ST की कितनी है। अगर आपके फार्म में कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, उसकी डेट अलग से दी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक जो ARO का एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन होता था, लेकिन पहली बार ARO का एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है।
दोनों का ही एग्ज़ाम। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है, कंप्यूटर पे आपकी परीक्षा होगी, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो सब आप लोग जानते हो। आगे हम लोग देखते हैं इसी पे कि वैकेंसीज़ के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी में आप देख पा रहे हो कि आर ओ के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 46 हैं, वहीं पे ARO के लिए 350 वैकेंसी हैं। आप जानते हो पे स्केल जो है वो RO का लेवल 8 का है, और जो 7th सैलरी कमीशन है हमारा उसके अकॉर्डिंग, और वहीं पर आप ARO का देख रहे होगे लेवल 7 है, वो भी 7th जो सैलरी कमीशन के अकॉर्डिंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख रहे हो कि आपको RO के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आप BA किए हो, BSc किए हो, या फिर आप BCom किए हो, BTech किए हो, कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास O लेवल होना चाहिए। अगर आपके पास O लेवल नहीं हो तो CCC होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप फार्म को फिल कर सकते हो। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, CCC होना चाहिए, या O लेवल होना चाहिए, या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो चीज़ें आपके लिए जो RO की एलिजिबिलिटी दी हुई है, वही आपकी ARO की एलिजिबिलिटी भी है। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, या आपके पास O लेवल होना चाहिए, या आपके पास CCC होना चाहिए। जिनके पास CCC है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, O लेवल सर्टिफिकेट माना जाता था। CCC को भी कंसिडर किया जाएगा, चाहे आप RO या ARO दोनों के एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री प्लस CCC है तो आप RO भी भर सकते हो, आप ARO भी भर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई है RO की, ARO की। वैकेंसी आपको पता चल गई है RO ARO की। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन की बात है। तो रिजर्वेशन आप देख रहे हो कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है, वहीं पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 2% है, और 27% जो आप देख रहे हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC तीनों के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर 21% SC के लिए, 2% ST के लिए, और 27% OBC के लिए। इस तरीके से आप देख रहे हो। ARO की जहाँ पे बात होती है तो ARO पे जो शेड्यूल कास्ट की 9 सीटें, शेड्यूल ट्राइब की 0 सीटें, OBC की 12 सीटें, और जनरल की 25 सीटें, टोटल 46 सीटें हैं। इसी तरीके से आप ARO में देख पा रहे हैं कि SC की 73 सीटें हैं, ST की 7 सीटें हैं, OBC की 94 सीटें हैं, जनरल की 176 सीटें हैं। कुल मिलाकर टोटल 350 सीटें हैं। तो ARO के लिए 350 सीटें हैं, RO के लिए 46 सीटें हैं। रिजर्वेशन आपने देख लिया। ये रिजर्वेशन जो होगा वो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होगा। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, इसके विषय में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन रफली अभी हम आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, जो रिजर्वेशन पे मतलब जो हमारा रिजर्वेशन होता है, आरक्षण पर जब आरक्षण लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जैसे अगर कहीं के कोई भी एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्टेड है, स्पोर्ट पर्सन है, अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है वो OBC कोटे से नौकरी पा जाता है तो बाद में उसको पहले तो उसको मिलेगी वर्टिकल। अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है और वो OBC कैटेगरी का है तो पहले तो उसको वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा OBC कैटेगरी का, और उसके बाद उसके अंदर एक और क्वालिटी है, एक और एलिजिबिलिटी है कि वो स्पोर्ट पर्सन है तो उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसकी यहाँ पे कंडीशन दी हुई हैं कि किस किस परसेंटेज क्या क्या है सबके लिए, वो आप देख लो। जो भी इस क्राइटेरिया में आता है, अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर किसी के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, या कोई एक सर्विसमैन है, महिला है, फिजिकली हैंडीकैप्टेड है, स्पोर्ट पर्सन है, तो सबको यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है। ये भी आप देख लो। जो जो इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो उसको इसमें बेनिफिट मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एज लिमिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितनी, अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि क्या इसमें एज रखी गई। तो एज के लिए जब हम बात करेंगे, एज रखी गई है आपकी 21 साल से लेकर के 35 साल, 35 ईयर।
तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी उम्र 21 साल हो गई है और जिसने 35 साल की उम्र पूरी कर ली है वो इस फॉर्म को भर सकता है, वो एलिजिबल है। रिलैक्सेशन की जब हम बात करें कि उम्र में जो छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, तो अगर आप देखोगे कि ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, इनके लिए 5 साल छूट का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे लिखा है, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेना, आप समझ लोगे कि ओबीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 5 साल उम्र में छूट दी गई है। साथ ही साथ द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर ओनली टू बी स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन। जो स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसको भी 5 साल की छूट मिल रही है। जो एक सर्विसमैन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, उसको 3 साल की छूट दी जा रही है इसमें, तो ये भी आप सही से पढ़ लेना। इसके बाद आप देखोगे सिलेबस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस क्या रखा गया है, तो सिलेबस के विषय में आप देख रहे हो कि पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट आप समझ चुके हो कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट आरओ की हैं, तो आरओ की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 46 हैं और एआरओ की 350 हैं, ये तो आप पहले से समझ चुके हो। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और सिलेबस। यानी पार्ट 1 का मतलब है जो हमारा पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे और टोटल जो नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा। जो टाइम होगा, टाइम बहुत ही अच्छा खासा दिया है इन्होंने, टाइम 180 मिनट का दिया हुआ है। 1 सेकेंड, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको समय दिया गया है, तो समय आपको 3 घंटे का समय दिया गया है और जो आरओ में है वही एआरओ में है। 200 नंबर का टेस्ट होगा, जो कि आपको 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। फ़िलहाल कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपको 30%, 40% ऐसा कुछ लाना है। साथ ही साथ आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरे 200 के 200 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करके आना, और हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी किस्मत बहुत बुलंद होती है तो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो कम से कम 3 से 4 या 5-6 क्वेश्चन तो सही करके आता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 आपका जो होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 सवाल होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी नहीं रखा गया यहाँ पे, तो भी ये भी आपके लिए खुशी की बात है। इसके बाद आप देखोगे जो सेकंड पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। जो सेकंड पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, उसके लिए जो टाइमिंग होगी 20 मिनट की होगी। वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो रखा गया है। वहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। जो दूसरा पेपर है वो 50 नंबर का है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को रखा गया है और ये कहा गया है कि जो 25 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी। अगर 25 मार्क्स आपके नहीं आते इट मीन्स आप फेल हो जाओगे, इसमें फेल कर दिए जाओगे। इसमें जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं उसको रखा गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा एग्ज़ाम जो होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, दोनों के लिए, आरओ के लिए और एआरओ के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। 20 मिनट का समय होगा, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 25 नंबर आपको लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, और मिनिमम जो स्पीड है, क्योंकि टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा तो मिनिमम स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होगी, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा 500 वर्ड्स का जो होगा, जिसको आपको टाइप करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस में आप देख रहे हो कि सिलेबस में जनरल साइंस आएगी, जिसमें आप जानते हो कि बायोलॉजी के क्वेश्चनों को थोड़ा सा वरीयता दी जाती है, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपने देखा कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है या इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो मेडिवल हिस्ट्री भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, लेकिन जो क्वेश्चन का वेटेज है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। इंडियन पॉलिटी से आएंगे क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी में आप सभी जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल हमेशा आते हैं। इकोनॉमी से आएंगे क्वेश्चन, कल्चर से आएंगे, इंडियन एग्रीकल्चर से आएंगे, कॉमर्स एंड ट्रेड से आएंगे,
पॉपुलेशन जो सेंसस ऑफ यूपी और सेंसस ऑफ इंडिया, उससे बहुत क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इकोलॉजी से आएंगे, अर्बनाइजेशन से आएंगे भारत के संदर्भ में। साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट पे ये सब सवाल आते रहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड से सवाल आएंगे, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग आपको एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश से सवाल आएंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आप ग्रेजुएशन लेवल भाषा से भी सवाल आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश से होंगे। इसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। ये तो पेपर 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा जो कि 500 वर्ड्स आएंगे, उसको आपको टाइपिंग के रूप में लिखना है। जो आपका सिलेबस आरओ का है वही आपका सिलेबस एआरओ का है, सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी चीज़ें हैं, आपका पूरा एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 में है कि नहीं है, पेपर 2 में है कि नहीं है, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा है, समझा है बहुत अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे किसको किसको रिजर्वेशन मिल रहा है, किसको किसको नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें हमने विस्तार से बताई हैं। और आगे अगर आपको समझना हो तो हम आपको ये भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से जो पेपर आएगा उसमें ये भी होगा कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके एक क्वेश्चन के सपोज़ 2 मार्क्स है, सपोज़ कोई क्वेश्चन है उसके 2 आंसर सही हो रहे हैं और उन 2 सही आंसरों में से किसी एक आंसर को आपने चूज़ किया है तो उस समय आपको नंबर दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन सही आता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके 2 ऑप्शन सही हैं लेकिन आपने एक ऐसा ऑप्शन चूज़ किया जो गलत है, ठीक है, तो उसमें आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसको आपने, वो क्वेश्चन गलत है, उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सारी बातें, आप इसके नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें कोई टेक्निकल एरर होता है, ठीक है, और उसको आपने अटेम्प्ट किया है, ऐसी स्थिति में आपको उसका नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, आप समझ गए होंगे। और बाकी अगर कहीं किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। थैंक्स।